दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। दूसरी तरफ बाज़ार में बहुत बड़ी गिरावट थी। तो उसके पीछे काफ़ी बड़े रीज़न है। एक तो देख ही सकते हो कि इस समय जो रसिया से जो ऑयल आने की जो संभावना बन रही थी वो काफ़ी ज़्यादा बलवंता हो चुकी है। यानी आने वाले इसमें रूस से तेल आएगा, ऐसी अब संभावना बन चुकी है। तो रिफाइनरी के लिए तो क्रूड ऑयल ही चाहिए, जो मिलने वाला है। इसके अलावा जो ब्रोकरेज हाउस है, इस समय रिलायंस को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है और नए टारगेट भी दे रहे हैं। इन्होंने एक बड़ा एमओयू भी साइन कर लिया है। तो क्या अब रिलायंस के दिन अच्छे आने वाले हैं? आईपीओ भी आने वाला है, क्या है उम्मीद आईपीओ से? और डिविडेंड देती है कंपनी हर साल। कब तक डिविडेंड मिलने की संभावना है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने, पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारोबार की बात करें, 1407 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को। 1.27% की तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देखिए कि सुबह सुबह शुरुआत ही पॉजिटिव हुई थी और उसके बाद में पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई है, सबसे बड़ी बात है। गुरुवार की क्लोजिंग 1389 पर थी और 1390 का लो बना हुआ है। इसका मतलब स्टॉक में करंट था, खरीदारी हुई है, जबकि बाजार में हमने करीब 1000 पॉइंट की भारी गिरावट देखी है सेंसेक्स में। उसके बाद भी इसने काफ़ी बेहतर किया है। अब 1114 इसका 52 वीक का लो है, जबकि हाई 1611 का है। तो अपने ऊपरी प्राइस से लगभग 200 रुपये नीचे, और क्यों ना हो बाजार में भी 8000 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई है। ऐसे में थोड़ा स्टॉक तो नीचे आएगा ही। तो यहाँ पे वन डे के हिसाब से लगभग 1.11% की तेजी बनी है, लेकिन वन वीक के हिसाब से 0.14% की गिरावट हुई है। पिछले एक महीने में 3.17% की गिरावट हुई है। 3 मंथ की बात करें 8.81% गिरा है। यानी आप देख सकते हो कि पिछले 3 महीनों में सारे के सारे स्टॉक नीचे आए, यहाँ पर भी 8-9% की गिरावट हुई है। 1 ईयर का रिटर्न 16.14% पॉजिटिव है, जबकि 3 ईयर का रिटर्न 28.4% पॉजिटिव है, और पिछले 5 सालों में 42% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। ओवरऑल इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने एफएमसीजी डिवीजन के तहत एक एमओयू साइन किया है। फिनलैंड की जो कंपनी है, देखिए फूड कंपनी है फेजर, तो इस कंपनी के साथ में इन्होंने एमओयू साइन किया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी है, उन्होंने एक देखो कि एमओयू साइन किया है। ये फिनिश फूड मेजर कंपनी है फेजर, और इनके साथ में पार्टनरशिप करने का मकसद है कि प्रीमियम चॉकलेट के सेगमेंट में कंपनी इंडिया के अंदर बेहतर करने जा रही है। तो लगातार आप देखिए बहुत सारी नई एमओयू साइन किए, बहुत सारी कंपनियों के साथ में पार्टनरशिप की जा रही है ताकि बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फेज़र की, तो ये एफएमसीजी सेक्टर की नॉर्दर्न यूरोप की एक लीडिंग कंपनी है और हाई क्वालिटी की यहाँ पे देखो कि बेकरी प्रोडक्ट बनाती है। अब यहाँ पे आने वाले समय रिलायंस के माध्यम से ये फेज़र्स के जो ब्रांडेड चॉकलेट वगैरह पोर्टफोलियो इंडिया मार्केट में भी आएँगे और कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़ेगा। तो बहुत ही शानदार फैसला किया कंपनी ने, एक प्रीमियम सेगमेंट की बेकरी प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएँगे। अब यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है, और यहाँ पे करेक्शन के इस फेज़ में उनकी तरफ से खरीदारी की सलाह निकल के आ रही है। जेएम फाइनेंशियल की तरफ से ये कहा गया है कि रिलायंस की शेयर की कीमत हाल में गिरावट की वजह से काफ़ी नीचे आ गई है, फेयर वैल्यू पे आ गई है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि मध्य पूर्व में तनाव के बढ़ने की वजह से कच्चे तेल और एलएनजी की कीमतों में हाल में जो उछाल है, इससे स्टॉक पे कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा और आने वाले समय यह बेहतर करेगा। तो जो घरेलू ब्रोकरेज हाउस है, उनका कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को निकट भविष्य में लाभ मिल सकता है, जिसका पहला कारण है कि सप्लाई में रुकावट के जोखिम के कारण डीजल क्रैक में उछाल होगा, और दूसरा पेट्रोकेमिकल मार्जिन में संभावित बढ़ोतरी होना भी शामिल है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों के साथ पेट्रोकेमिकल उत्पादों की कीमत बढ़ने की भी संभावना है। जबकि फीड स्टॉक लागत में ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना नहीं है, क्योंकि कच्चे तेल से जुड़े निरंतरता पर सीमित निर्भरता रखती है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में हालिया कमजोरी पर जेएम फाइनेंशियल ने कहा है कि आरआईएल में गिरावट मुख्य रूप से एफआई से संबंधित बिकवाली के कारण हुई है, क्योंकि आरआईएल में एफआई के लिए एक बड़ी लिक्विड होल्डिंग है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो दिसंबर 2025 के अंत तक एफआई की हिस्सेदारी 19.1% पर हो गई है, जो मार्च 2021 तक 28.3% के शिखर पर थी। तो काफ़ी सारा एफआई ने माल बेचा है, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आया है। तो रिटेल बिजनेस में एबिटडा वृद्धि में निकट भविष्य में आने वाली कमजोरी को ध्यान में रखा गया है, जिसका कारण है कि क्विक कॉमर्स के कारोबार में तेजी आना,
ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि हालांकि हम डिजिटल कारोबार में अगले 2 से 3 वर्षों में 10 से लेकर 11% एआरपीयू शेयर के कारण 15.6% 15 से 16% कैपिटल की संभावना को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए हम अगले 3 से 5 वर्षों में आरएल के लिए 14 से 16% के ईपीएस सीजर की उम्मीद करते हैं। यानी ब्रोकरेज हाउस को लगता है कि आने वाले समय में बिजनेस बढ़ेगा और अब तरक्की भी करेगा। अब रिलायंस इंडस्ट्री के लिए जो अच्छी गुड न्यूज है कि 6 मार्च को रिलायंस के शेयर में तेजी देखने को मिली थी और इसके पीछे वजह है कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी की तरफ से जो घोषणा हुई है कि 30 दिन की टेम्परेरी छूट दी जा रही है। इंडिया है जो रूस से तेल खरीद सकता है। ऐसे में आप देख कि यहाँ पे आने वाले समय तेजी से रूस का तेल इंडिया में आ सकता है और जो रिफाइनरी कंपनी है इंडिया की उसको फ़ायदा होगा, यानी रिलायंस को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। वैसे यहाँ पे देखिए रिलायंस इंडस्ट्री 2025 से हर दिन लगभग 6 लाख बैरल तेल खरीद रहा है रूस के साथ में। और रूस का मतलब देखिए दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार रूस के लिए तो काफ़ी सारी खरीदारी हो रही है। ईरान पर यूएस इजराइल हमलों के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के कारण एनर्जी सप्लाई में रुकावट आई है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे बड़ा तेल शिपिंग रूट है। तो ये देखिए कि प्रॉब्लम तो आई है, लेकिन आप देख सकते हो कि आने वाले समय यहाँ पे फिर से इस रास्ते खुल रहे हैं और रिलायंस को इसका पूरा फ़ायदा हो सकता है। वैसे इंडिया ने भी क्लियर कर दिया है कि हम अमेरिका के कहने से तेल की खरीदारी रूस से बंद नहीं करेंगे, ना या फिर उसको बढ़ाएँगे। हम अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हम किसी देश के कहने से अपनी तेल की खरीदारी को आगे पीछे नहीं करेंगे, हम अपने हितों की रक्षा करेंगे। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे सीएलए से भी रिलायंस को लेकर बुलिश है। उनका कहना है कि सिर्फ एक ऑयल टू केमिकल कंपनी नहीं है रिलायंस, बल्कि डिजिटल सर्विसेज, एफएमसीजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यू एनर्जी जैसे सेक्टर में कंपनी तेजी से विस्तार करी है। कंपनी बहुत सारे अलग-अलग बिजनेस मॉडल के साथ लंबी अवधि के लिए ग्रोथ की संभावनाओं को दिखा रहा है और मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि अगले वर्षों में रिलायंस अपने कई कारोबार की वैल्यू अनलॉकिंग की दिशा में आगे बढ़ सकती है। खासतौर पर जियो और रिटेल जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए अपने बिजनेस की वास्तविक जो क्षमता है उसको आगे ला सकती है। यानी आने वाले समय आप देखिए रिलायंस जियो का और रिलायंस कैपिटल का रिलायंस का जो इनका जो ट्रेडिंग आप बिजनेस देख सकते हो कि ये अभी रिटेल का बिजनेस है उसका भी आईपीओ आएगा। यानी कंपनी अपने बिजनेस को आने वाले समय अलग-अलग हिस्सों में बाँटेगी। तो यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म ने जियो के संभावित आईपीओ को लेकर कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पर कोई इसका नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, यानी कोई नेगेटिव असर नहीं होगा। इसके उलट कंपनी के अलग-अलग बिजनेस की वैल्यूएशन और ज़्यादा स्पष्ट हो सकती है। निवेशकों को जियो के शेयर सीधे खरीदने का मौका मिलेगा, जबकि रिलायंस के बाकी कारोबार की वास्तविक कीमत भी बेहतर तरीके से सामने आएगी, यानी रियल वैल्यू उसकी आएगी। यानी निवेशकों को भी फ़ायदा होगा जियो के शेयर खरीदने में। तो जियो का आईपीओ आने के बाद आप देखें तो कंपनी अपने जो दूसरे बिजनेस है जिसमें ग्रीन एनर्जी, न्यू ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में भी निवेश की योजना अच्छे से बना सकती है। तो ये आईपीओ सबके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर सीएलएसए का कहना है कि लंबे समय से भारतीय शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर के रूप में जाने जाते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। कंपनी का बिजनेस पोर्टफोलियो लगातार बदलती अर्थव्यवस्था के साथ खुद को डालता रहता है। डिजिटल, रिटेल और नई ऊर्जा जैसे रिन्यूएबल जैसे क्षेत्र में कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। कई ब्रोकर हाउस का मानना है कि आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में और मजबूती देखने को मिल सकती है। अगर कंपनी अपने मौजूदा विस्तार और वैल्यू अनलॉकिंग रणनीति पर आगे बढ़ती है तो निवेशकों को लंबे समय तक बेहतर रिटर्न मिल सकता है। यानी कुल मिला के देख सकते हो रिलायंस को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय सीएलएसए। अब सबके मन में सवाल निकल के आता है कि कंपनी डिविडेंड कब देगी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है, लेकिन कंपनी सिर्फ साल में एक बार ही डिविडेंड देती है और आप देख सकते हो कि वो अगस्त महीने में देती है। 18 अगस्त 2022 को इन्होंने ₹8 का डिविडेंड दिया था। फिर 21 अगस्त 2023 को इन्होंने ₹9 का डिविडेंड दिया। फिर 19 अगस्त 2024 को ₹10 का डिविडेंड दिया। वैसे ये देख सकते हो कि 14 अगस्त 25 को इन्होंने डिविडेंड है वो कम दिया, ₹5.5 के आसपास दिया। लेकिन लगातार अगस्त में ही डिविडेंड मिलता है। तो इस बार भी डिविडेंड की जो अपेक्षा होगी वो अगस्त महीने में ही होगी। इस बार इस क्वार्टर में हम डिविडेंड की अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।